हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उससे फायदा ये होगा आपको कि हर एक क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा और हर एक क्लास से रिलेटेड आपको क्विज भी ऐप पर मिल जाएगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को हम डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से मेजर 4 क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पर हम इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा हमारा क्लासिफाई करने का, वो होगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है और क्यूनरी सेक्टर क्या होता है। ये 5 सेक्टर्स हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो 2 सेक्टर हो जाएंगे यहां पर इकोनॉमी के। उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और ज्वाइंट वेंचर सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड इनोवेशन, यहां पर हम 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सनराइज सेक्टर या सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है और सनसेट इंडस्ट्री क्या होती है। तो ये मेजरली हमारा क्लास का क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा। इन सभी सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे और जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया, जिसको आप यहां पर भी देख सकते हैं, और मैं आपको एक मेजर क्लासिफिकेशन दिखा देता हूं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक माइंड मैप आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ऐप पर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इस सेक्टर के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। डायरेक्टली नेचर से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट और हार्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ये सभी इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो फार्मर व्हीट और राइस या पैडी की फसल उगाते हैं तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वहां पर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। माइनिंग जो करते हैं वहां पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कोयल की माइनिंग कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। कोयल माइनिंग इन झारखंड, झारखंड के अंदर बहुत सारी माइंस हैं, जैसे बोकारो माइन है, ठीक है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, अंडर विच the natural resources are extracted and harvested directly from the nature. That includes the agriculture and allied services, forestry, fishing and mining etc. तो ये सब चीजें क्या हैं, इसके पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए हैं। यहां से आप एक क्वेश्चन कंफर्म करके चल सकते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि आपको किसी भी रिवॉल्यूशन का, किसी भी क्रांति का नाम दे देंगे और उसके फादर या मदर के बारे में पूछेंगे, किसके फादर या मदर कौन थे, या ये रिवॉल्यूशन किस प्रोडक्ट से संबंधित था। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है।
बस ये आपको याद रखना है, इसका ईयर और फादर नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन आप वाटर से कनेक्ट मत करना, ये होगा फिश प्रोडक्शन से, और इसका जिक्र आपको मिलेगा 7th 5 ईयर प्लान्स के अंदर। 7th 5 ईयर प्लान्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके जो फादर थे वो थे अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी, तो ये आपको याद रखना है फादर। उसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन संबंधित है लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन से, लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन से। उसके बाद है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर गोल्डन से रिलेटेड 2 से 3 मिलेंगे आपको। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन क्या है और गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, दोनों में डिफरेंस समझते हुए चलना है। अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो यहां पर जूट का जिक्र हुआ है, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन 1990 के अंदर हुआ था और ये जूट के प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1991 से 2003 तक रहा था, और ये ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और निरपाक टुटेजा इसके क्या है, फादर हैं, इस रिवॉल्यूशन के फादर हैं। और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एग्जाम के अंदर बहुत बारी पूछा जाता है, कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1966 से 67 के बीच में। और ये किससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से रिलेटेड है। और इसके जो फादर हैं वो कौन है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, आपको याद होगा कि सितंबर 2023 के अंदर ही इनकी डेथ भी हुई है, एमएस स्वामीनाथन की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ये फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। ईयर भले ही इसका स्किप कर सकते हो आप, इसका ईयर भले ही स्किप कर सकते हो। उसके बाद है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑनियन और परवान। परवान क्या होता है, आपने झींगा करके कुछ ऐसे स्पीसीज देखे होंगे जिनको कुछ लोग खाते हैं, तो वो एक फिश नहीं होता है लेकिन फिश जैसा ही होता है, तो परवान, ठीक है, तो इसको भी बहुत लोग खाते हैं। तो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन, और इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल। उसके बाद है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसके अंदर भी ग्रीन शब्द आ गया ना, तो इसी से कनेक्ट कर लो कि ये भी किससे संबंधित है, एमएस स्वामीनाथन से संबंधित है, एमएस स्वामीनाथन से संबंधित है। उसके बाद राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड बेटा याद रखना, राउंड पोटैटो से संबंधित है, ठीक है। राउंड क्या है, पोटैटो से संबंधित है, पोटैटो के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। कब हुआ था ये, 65 से 2005 इस दौरान हुआ था। उसके बाद है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ऊपर पढ़ा था आपने गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, और यहां पर क्या है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर का जब जिक्र आएगा तो ये कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है, कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके बाद है सिल्वर रिवॉल्यूशन। जैसे ऊपर गोल्ड फाइबर आया था और गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, तो ऐसे ही सिल्वर फाइबर आपका कॉटन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से है, और सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो एग के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एग के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इसकी जो मदर है इस क्रांति की, इस रिवॉल्यूशन की, वो है इंदिरा गांधी। एग का प्रोडक्शन बढ़ाना था। उसके बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन को। इसका टाइम याद रखना है आपको, 1970 से लेकर 1960 तक। और ये किससे संबंधित है, डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और इसके फादर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद है येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन जो है 1986 और 90 तक चला था।
इसके अंदर ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि मस्टर्ड वगैरह, इसके प्रोडक्शन को क्या करना था, इंक्रीज करना था। और इसके फादर कौन है, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। उसके बाद है सेफ्रॉन एनर्जी रिवॉल्यूशन फॉर प्रमोशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है रेड रिवॉल्यूशन, तो रेड से आप समझ जाओगे कि ये मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिवॉल्यूशन 2014 में ये इनिशिएट किया गया था और 2020 तक चला था। हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित है और इसको कॉइन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। तो ये आपको रिवॉल्यूशंस याद रखने हैं, इसमें से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सुपर इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन, और इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है 66 से 67। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन को किस दूसरे नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और इसके फादर कौन थे, वर्गीस कुरियन थे। और जो लेटेस्ट है वो है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन रिवॉल्यूशन किसने कॉइन किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और रेड रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन है, उसके बाद आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इनको एक लिस्ट बना लेना अपने नोट्स, जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो अच्छे से प्रिपेयर करना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इस सेक्टर के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था और हमने हार्वेस्ट किया था, उसी को प्रोसेस करके यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंदर जो मेन एक्शंस किए जाते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग की, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लें, स्टील के प्रोडक्शन की, जैसे टाटा कंपनी करती है। उसके बाद हम कार प्रोडक्शन की, डिफरेंट कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं। तो ये सब क्या करती हैं, जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसी को यूटिलाइज करके फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो याद रखना है सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि ये हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। इट सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड कैटर द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल सर्विसेज, अदर सर्विसेज जैसे SBI बैंक हो गया, इंफोसिस कंपनी हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, टीचिंग हो गया, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर के क्या है, ये एग्जाम्पल है। अब अगर हम टर्सरी सेक्टर को ही आगे फर्दर क्लासीफाई कर दें, यानी कि सर्विस सेक्टर को ही हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर दें, तो दो पार्ट में और क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्वाटरनरी सेक्टर होगा और एक क्यूनरी सेक्टर होगा। यानी कि क्वाटरनरी चतुर्थक यानी कि फोर्थ सेक्टर, और क्वीनरी यानी कि पांचवा सेक्टर, पंचम सेक्टर। तो हम उसी को सर्विस सेक्टर को ही आगे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्वाटरनरी सेक्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ टर्सरी सेक्टर फोकसिंग ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। तो सर्विस सेक्टर ऐसा सर्विस सेक्टर जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, वो क्वाटरनरी सेक्टर कहलाएगा। इसके एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एजुकेशन, मैं आपको टीच कर रहा हूं तो यहां पर मैं अपनी
इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और देन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये सब एग्जांपल किसके हो जाएंगे? ये सब एग्जांपल हो जाएंगे क्वाटरनरी सेक्टर की। तो जैसे टीसीएस या कोई और कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, कोई एआई चैटबॉट डेवलप करता है, तो ये सब किसके हैं? क्वाटरनरी सेक्टर के एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें सेक्टर, पंचम सेक्टर, जिसको हम क्यूनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो क्यूनरी सेक्टर सर्विस सेक्टर का ही एक एक्सटेंडेड रूप है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर हाई लेवल की थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। ऐसी एक्टिविटीज जैसे आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई का गवर्नर मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित डिसीजन लेते हैं और रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वहां पर हाई थिंकिंग चाहिए। ऐसे ही जो नीति आयोग है वो जो अपनी प्लानिंग करता है, उसको भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो वो सब एग्जांपल किसके हो जाएंगे? क्यूनरी सेक्टर के हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी हाई लेवल की थिंकिंग की जाती है, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हेल्थ केयर लीडरशिप और टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होता है, एमडी सीईओ जहां पर बैठते हैं, तो एमडी सीईओ के लेवल की जो एक्टिविटीज होंगी वो भी किसका पार्ट होंगे? क्यूनरी सेक्टर का पार्ट होंगी। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स थे। तो हमने अभी सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था उसको कवर कर लिया है। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पर था? बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर जो क्लासिफिकेशन था उसको हमने देख लिया है। और इसके अंदर अगर हम ये देखें कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, इसका हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम 50-51 के अंदर देखते हैं। तो 50-51 के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था और वो जीडीपी में 51.8% कंट्रीब्यूट करता था। और वहां पर सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर 14.2% कंट्रीब्यूट करता था। और उसके बाद सर्विस सेक्टर 33.3% यानी कि 1/3 सर्विस सेक्टर क्या करता था? कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन समय के साथ ये चीजें 1990 के आते आते ये चीजें चेंज हो गई और 1990 के अंदर 1991 के अंदर सर्विस सेक्टर ने बाजी मारनी स्टार्ट कर दी और सर्विस सेक्टर जो है वो मोर देन 50% तक पहुंच गया था। और अगर हम प्रेजेंट में करंट के डाटा को एनालाइज करें, एनएसओ के डाटा को, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के डाटा को एनालाइज करें, तो हमारे पास जो करंट डाटा है वो 2023 और 24 के लिए है। 24 और 25 के लिए जो डाटा होगा वो मई 2025 के अंदर आएगा। ठीक है, मई 2025 के अंदर आएगा। तो अभी हमारे पास यही लेटेस्ट डाटा है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 55% है। कितना है बेटा? 55% है, 54.71। और अगर हम यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 18% है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 17.66% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। और अगर हम इंडस्ट्री सेकंड सेक्टर की बात करें तो लगभग यहां पर 28% कंट्रीब्यूशन है, 27.63%। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, इनिशियल और करंट का डाटा आपको याद रखना है। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हमारा कंप्लीट हुआ। यहां पर हम देखते हैं एक बारी फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे नेचर ऑफ एक्टिविटी की। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन किया जाता है। और थर्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये
सपोर्ट का काम करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। इसके एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंस के बेसिस पर। तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, जबकि सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल हैं फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, मिल्स एक्सेट्रा। और टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल हैं एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और टूरिज्म। उसके बाद हम रिसोर्सेज यूज्ड, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल था उसी को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, और टर्सरी सेक्टर के अंदर ह्यूमन स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। हम आउटपुट की बात करते हैं तो यहां पर हमें रॉ मटेरियल और नेचुरल प्रोडक्ट्स आउटपुट की फॉर्म में मिलते हैं, और यहां पर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फाइनल गुड्स हमें क्या मिलते हैं, आउटपुट की फॉर्म में मिलते हैं। जबकि सर्विस यहां पर इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। टाइप ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैनुअल और फार्मिंग वाली जो लेबरर होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के अंदर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि टर्सरी सेक्टर के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें रोल इन इकोनॉमी, तो फाउंडेशन फॉर अदर सेक्टर्स, जो प्राइमरी सेक्टर है फाउंडेशन है। अगर प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जो सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या है, फाउंडेशन सेक्टर का काम करता है। तो यहां पर सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या हुआ, बस उसी को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने को हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडिशन। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है, और ये ताकि वो प्रोसेस ठीक ढंग से चलती रहे तो फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बोथ सेक्टर। डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल कंडीशंस, तो प्राइमरी सेक्टर टोटली जो डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं एक फार्मर की बात करूं, वो व्हीट या पैडी की फसल को अगर ग्रो करता है तो वो टोटली डिपेंडेंट होगा वेदर के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से जब रॉ मटेरियल रिसीव होगा सेकेंडरी सेक्टर को, ये तभी क्या कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि टर्सरी सेक्टर, इसकी डिमांड डिपेंड करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पर, डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एग्जांपल देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में फार्मर्स, फिशरमैन, माइनर्स, ठीक है, वो सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल होंगे, और थर्ड सेक्टर में टीचर्स, डॉक्टर्स, शॉपकीपर्स और ट्रांसपोर्टर्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये था हमारा यहां पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये अब कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स को, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर की, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स दोज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज that are regulated by government and registered with the government and provide the job security, better employment conditions, social security benefit, job stability as compared to unorganized sector। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसके अंदर जो वेजेज होगी वो फिक्स होगी, और जो वर्क है वो गारंटीड मिलेगा, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा काम के लिए। यहां पर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल प्रोटेक्शन अंडर लेबर लॉ। लीगल प्रोटेक्शन का यहां पर क्या है कि अगर आपसे कोई काम करा लेता है तो बदले में आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और यहां पर आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। उसके लिए क्या बनी हुई है, लेबर एक्ट बना हुआ है। उसके बाद क्या है, जॉब स्टेबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट।
जॉब स्टेबिलिटी यानी कि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो सेम जॉब आपको मिली रहेगी, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको जॉब से हटाया जाएगा। और साथ में आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं पीएफ की फॉर्म में, ग्रेच्युटी की फॉर्म में और इंश्योरेंस की फॉर्म में। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहां पर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी होंगी उसके अंदर जितनी भी वर्कर्स लेबर काम कर रहे होंगे वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होंगे। जितनी भी कंपनियां और बिजनेस गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं और वो बिजनेस कर रही हैं तो उसके अंदर जितने भी लेबर और जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसेज, ठीक है, जैसे आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, लेबर काम कर रही होगी, इंप्लॉय काम कर रहे होंगे, वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होंगे। उसके बाद क्या है? कॉर्पोरेट ऑफिसेज, प्राइवेट्स और लीगली ऑपरेटिंग स्टोर्स, वो सब यहां पर जो भी जॉब कर रहा होगा वो सभी क्या होंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसे बिजनेस और इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं जो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती और गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, जिसके अंदर जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो यहां पर अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, लैक ऑफ प्रोटेक्शंस होती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर जो वेजेस मिलती है लेबर को वो बहुत कम मिलती है और वर्क कंडीशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहती, अलग अलग वर्क कंडीशंस मिलेंगी आपको। यहां पर लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी रहेगी, लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। और उसके बाद यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो टर्म कंडीशंस और बेनिफिट हैं वो फिक्स नहीं होते हैं और वो सारे बेनिफिट्स यहां पर नहीं मिलते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मिलते थे। और यहां पर हेविली रिलायंस ऑन लेबर एंड ट्रेडिशनल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही क्या क्या किया जाता है? काम किया जाता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के क्या क्या एग्जांपल है? तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सेक्टर के अंदर तो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हाउस मेड, कुक, केयरटेकर सब इसके एग्जांपल हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, रोड साइड सेलर्स सब इसके एग्जांपल हैं। टेलर, आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट सब इसके एग्जांपल हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, होम बेस्ड और डेली वेज वर्कर जो होते हैं वो सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। अब हम यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम मीनिंग का जिक्र करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म कंडीशंस होती हैं वो फिक्स होती हैं और यहां पर जो वर्क है वो उसकी श्योरिटी होती है, आपको वर्क मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहां पर जो टर्म कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है और ये बिजनेसेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब ये किन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, जैसे लेबर लॉ हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट हो गया, मिनिमम वेज एक्ट हो गया, ताकि किसी भी लेबर का या एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसी भी एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का रूल फॉलो नहीं किया जाता है। जो यहां पर सैलरी मिलेगी, रेम्युनरेशन, वो मंथली बेसिस पर मिलेगी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर डेली वेजेस मिल सकती है या पीस रेट मिल सकता है। आप जितने पीस मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी।
जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होती है, तो इसको एंजॉय करते हैं एम्प्लॉय, लेकिन यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अगर मान लीजिए मेरे खेत के अंदर, मेरे फील्ड के अंदर 4 लेबर काम कर रही है, तो मुझे जब तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी तक मैं उनको रखूंगा। यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फिक्स होते हैं, तो मोस्टली जो भी आप जॉब कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उसका एक फिक्स टाइम होगा, तो वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं। सैलरी ऑफ वर्कर्स जो गवर्नमेंट ने बताई है कि मिनिमम इतनी तो मिलनी ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन की जाती है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देता है प्रोविडेंट फंड के अंदर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर समय के अनुसार जो सैलरी है वो इंक्रीज होती रहती है, लेकिन यहां पर बहुत मुश्किल से ही कभी कभार जो वेजेस है वो इंक्रीज होती है, नहीं तो यहां पर इरेगुलर वेजेस सिस्टम होता है। उसके बाद जो बेनिफिट है एम्प्लॉयज को, जो बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, पेंशन, लीव, ट्रेवल अलाउंसेस, इन सब का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो सब इसका एग्जाम्पल हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही क्या है, एग्जाम्पल हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो शॉपकीपर्स, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स सब क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस। उसके बाद हम थर्ड क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन था हमारा बेस्ड ऑन द ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर हम इकोनॉमी के सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट वेंचर। तो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर चीजें शामिल होती हैं एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर होगा वो गवर्नमेंट ही ऑन करते हुए मिलेगी, और जो एसेंशियल चीजें होंगी उसके सेक्टर को भी गवर्नमेंट ऑन करते हुए मिलेगी। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज होता है, और ये इस सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सब इसका एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ज्वाइंट वेंचर की बात करते हैं, जब ऐसा कोई बिजनेस मॉडल हो जिसको ऑन गवर्नमेंट करती हो, लेकिन उसके अंदर पार्टनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर की भी हो, तो जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां मिलकर किसी बिजनेस को करती हैं तो वो ज्वाइंट सेक्टर कहलाता है। पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट होल्ड द पार्ट ऑफ द ओनरशिप बट प्राइवेट सेक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट। तो इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहां पर कि मारुति सुजुकी जब इंडिया के अंदर आई थी इनिशियली, तो ये ज्वाइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी कंपनी जो कि जापानी कंपनी है। तो मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर कब आई थी, ये जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 1981 के अंदर आई थी गुरुग्राम में। तब तो इसका नाम गुड़गांव था, तो अभी गुरुग्राम ही लिखते हैं, ठीक है। गुरुग्राम और मानेसर, ठीक है, गुरुग्राम और मानेसर के अंदर आई थी। तो इनिशियली जब पहली बार इंडिया के अंदर मोटर कंपनी आई थी, सुजुकी आई थी, तो उसके अंदर जो पार्टनरशिप थी इंडियन गवर्नमेंट की और वहां की कंपनी जो सुजुकी कंपनी है, पहले मारुति सुजुकी थी, अब सुजुकी हो गई है, ठीक है। तो ये भी एक जॉइंट वेंचर ही था मारुति कंपनी का और सुजुकी कंपनी का, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी ना, तो इस एग्जाम्पल को नहीं ले सकते थे। तो ये एग्जाम्पल सही रहेगा। उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर। ऐसा सेक्टर जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑन नहीं किया जाता, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑन किया जाता है, और मेनली इनका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल कलेक्टिव बेनिफिट होता है, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, मेंबर्स एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही उस काम को करते हैं। तो इसके अंदर
एग्जाम्पल हो जाएंगे अमूल, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड और इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ज्वाइंट वेंचर हमने देखा, कोऑपरेटिव देखा, तो 3 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते थे ओनरशिप के आधार पर। उसके बाद जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसमें भी हम इकोनॉमिक सेक्टर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सनराइज सेक्टर कहलाएगा जहां पर जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा बूम होगा, और एक सनसेट सेक्टर होगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी खत्म हो जाने की वजह से क्या है, वो सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई है या बंद होने की कगार पर है। तो सनराइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो अभी अपनी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है, अभी बस शुरुआत है उसके अंदर, और फ्यूचर में उसके अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, पोटेंशियल ग्रोथ उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सनराइज सेक्टर की, जैसे इसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, और इसके अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन होता है, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन होता है, और इसके बारे में पब्लिक बहुत ज्यादा अवेयर होती है, और ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं छुपी होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी अभी अपने इनिशियल फेज में है। अभी तो देखो हमने स्कीम्स वगैरह लॉन्च की हैं, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब क्या है, ये सब आपकी सनराइज सेक्टर या सनराइज इंडस्ट्री है। उसके बाद फिनटेक में देख लो, डिजिटल पेमेंट में कितना रिवॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। एनपीसीआई के जितने भी अपने प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो उनको देखो कि कमाल हो गया है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी चिप डालकर हम क्या क्या बना देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी अभी तक हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, तो उनके अंदर रिसर्च होना है और उनकी वैक्सीन आएंगी फ्यूचर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं बिल्कुल लेटेस्ट चीज है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी बाकी है। अभी तो जस्ट ये क्या है, अपने अर्ली चाइल्डहुड में है। हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, टेलीमेडिसिन, मेडिकल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, रिटेल सेक्टर, ई कॉमर्स, D2C डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स, और प्रोसेसिंग प्लांट्स, एग्री प्रोसेसिंग और फूड इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्रीज और ये कंपनियां क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, सनराइज सेक्टर की या सनराइज इंडस्ट्री की। उसके बाद लास्ट सेक्टर है हमारे पास सनसेट सेक्टर। ऐसा सेक्टर जिसके अंदर कोई पोटेंशियल ग्रोथ नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके अंदर पुरानी हो गई है। अब वो ओल्ड टेक्नोलॉजी होने की वजह से अब उसकी मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। अगर मैं बात करूं, जैसे फीचर फोन्स की डिमांड धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, टाइपराइटर आज के टाइम में कोई परचेज नहीं करता, तो वो इंडस्ट्री सनसेट हो चुकी है। जो ओल्ड टीवी होते थे, जो बड़े साइज के होते थे, यानी कि जो मॉनिटर टाइप के होते थे, जो आपने कंप्यूटर का मॉनिटर देखा होगा इस टाइप के, तो उनकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ठीक है। और किस चीज की, जो लैंडलाइन मोबाइल होते थे उसकी इंडस्ट्रीज क्या हो रही है, उनका सनसेट हो रहा है, ठीक है। और कोयल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, कोयले से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे वो भी क्या है, बंद की तरफ है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट नए अल्टरनेटिव्स मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो इनकी मार्केट के अंदर डिमांड घट गई है। उसका रीजन, उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है और वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते थे, या कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है। तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, सनसेट इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर कर दिया, और ये इस वीडियो के साथ ही जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है इसका साथ में क्विज दिया गया है। क्विज जरूर अटेम्प्ट करना, जिसके अंदर 40-50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और इसके नोट्स भी मैंने साथ में ही दिए हैं, तो उनसे आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं।
तो आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेता रहूंगा। तो मैं कुछ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा इंगेज रहता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी सा लेट हो जाता हूँ, लेकिन आपको एक कंप्लीट टाइम टेबल दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लासेस रन करेंगे, ठीक है। और सारे ही सब्जेक्ट मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा, तो आप प्रिपेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।